नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा संज्ञान और समाज की यूनिट नंबर 3। और यह जो यूनिट है वह कुल 5 अंकों की होने वाली हैं। तो 5 अंक आप किस प्रकार से पूर्ण रूप से अर्जित कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी सीरीज में बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न भी दिए गए हैं। उनमें से 8-10 प्रश्न तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, 8-10 प्रश्न और जो बच जाते हैं आप उन्हें एमसीक्यूज के साथ पढ़ लीजिएगा और बाकी थ्योरी आप यहाँ से पूरा अच्छे से देख लीजिए। आपको केवल समझना है, यदि आप यहाँ समझ के याद कर लेंगे तो पेपर में लिखना आसान होगा। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में भाषा परिवार कितने हैं। तो मुख्य रूप से भारत में 4 भाषा परिवार हैं और उनके नाम क्या क्या हैं समझते हैं। सबसे पहला परिवार है आपके नंबर 1 भारोप्य भाषा परिवार, नंबर 2 का नाम है द्रविड़ भाषा परिवार, नंबर 3 का नाम है ऑस्ट्रो एसेटिक भाषा परिवार और नंबर 4 का नाम है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब इनके उपनाम भी हैं, जैसे चीनी तिब्बती को नाग भाषा समूह कहते हैं, मुंडारी भाषा समूह कहते हैं ऑस्ट्रो एसेटिक को, और दक्षिणी भारत में जो समूह चलता है उसे द्रविड़ भाषा समूह कहते हैं। उत्तरी भारत में जो चलता है उसे हिंद आर्य समूह या इंडो यूरोपियन समूह कहते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में डीप से बात करते हैं, क्योंकि देखिए हमें क्या करना होता है कि केवल रट के नहीं जाना है। यदि आपको पहले से याद है कि इसके अंदर क्या चीज़ आएगी तो आप गलत नहीं करोगे। संस्कृत जो मैंने सेकेंडरी के लिए पढ़ाई थी उसमें भी ये प्रश्न कॉमन था कि विश्व और भारत में सबसे बड़ा भारत का भाषा परिवार कौन सा है, तो वो है भारोपे भाषा परिवार, जो उत्तरी भारत में प्रमुखतया देखने को मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा परिवार है आपके द्रविड़ भाषा परिवार, जो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। भारोपे भाषा परिवार को हम भारोपे भाषा परिवार किसे कहते हैं, वो हैं हमारे जिसमें हम भारोपे यानी कि भारत के बारे में, उत्तरी भारत के बारे में बात करते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। जो पहला परिवार था उसे हिंद आर्य परिवार या भारोपे परिवार कहते हैं। यहाँ संस्कृत सहित उत्तर भारत में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं शामिल हैं। और उत्तरी भारत में कौन कौन सी बोली जाती हैं, तो उत्तरी भारत में संस्कृत के अलावा उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं, बांग्ला भाषा बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, मारवाड़ी, गढ़वाली, भोजपुरी, मैथिली, असमिया, उड़िया, पंजाबी, कोंकणी। इस प्रकार से जो है हिंद आर्य भारोपे भाषा परिवार यानी पहले बार भाषा परिवार में आपको भाषाएं देखने को मिलती हैं। अब इसी भाषा परिवार का हिस्सा आपके कौन सी भाषा भी हैं, इंडो ईरानी भाषा भी हैं, जिसमें फारसी, ईरानी, पश्तो और बलूची 4 भाषाएं और भी शामिल होती हैं। ये एक्स्ट्रा बातें अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, अन्यथा आप इस चीज़ को नहीं लिख के आइएगा। आपको पूछे कि हिंद आर्य परिवार ये भाषा जो भारोपे भाषा परिवार है उसमें कौन कौन शामिल हैं, तो संस्कृत सहित अन्य उत्तरी भारत में बोली जाने वाली बोलियाँ, जिनमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कश्मीरी, डोगरी, संथाली, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी वगैरह सब लैंग्वेज आती हैं। अब हम बात करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की। द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिण भारत की अधिकांश भाषाएं आती हैं, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सभी शामिल होती हैं। तो हमें इनके बारे में पता लग गया। अब हमारा है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में क्या आता है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में आएगा ऑस्ट्रेलिया और एशिया जो आपके द्वीप समूह हैं इनसे इनमें बोले जाने वाली कॉमन लैंग्वेज, जैसे कि संथाली इनमें सबसे बड़ी है, मुंडारी हो गई, एक है हो, एक है भूमिज, एक है सावरो, एक है खड़िया। तो आपको कोई भी 3 लैंग्वेज याद रखनी है, एक है संथाली, एक है मुंडारी, एक है भूमिज। 3 प्रमुख लैंग्वेज है जिनमें सबसे ज़्यादा बोली जाती है संथाली। और भारत के अंदर बात करें एशियाटिक में, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम इस क्षेत्र में यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये हमने सीख लिया है। अब हम बात करते हैं चीनी तिब्बती परिवार की। जो चीनी तिब्बती परिवार है यह भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में बोला जाता है। जो 7 राज्य हैं, जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, उनमें यह बोली जाती हैं। कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, इनमें ये भाषाएं बोली जाती हैं। इन चारों के हिसाब से देखा जाए तो इन चारों परिवार में सबसे छोटा भाषा परिवार यही भाषा परिवार है। किंतु भारत में एक और भाषा परिवार हैं
जिसे हम अंडमानी भाषा परिवार कहते हैं। यदि 5 भाषा परिवार में सबसे छोटा माने तो वह सबसे छोटा आपके अंडमानी भाषा परिवार होगा, किंतु 4 में माने तो चीनी तिब्बत वाला सबसे छोटा है। और अंडमान निकोबार द्वीप की भाषा आपकी ये होती है, जहाँ अंडमानी बोली जाती है, ग्रेड अंडमानी बोली जाती है, ओंगे बोली जाती है, जारवा बोली जाती है। तो 4 लैंग्वेज वहाँ चलती हैं। तो ये हमने सीख लिया है कि भाषा परिवार कौन कौन से हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अब यदि आपसे हम ऐसे छोटे छोटे प्रश्न के बारे में बात करें जो पूछे गए हैं, तो उनमें पहला प्रश्न होगा कि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी तो मातृभाषाएं थी और कितनी वर्गीकृत भाषाएं और कितनी लिपियां हैं। तो लिपियां 10 थी, 100 वर्गीकृत भाषाएं हैं और 234 मातृभाषा हैं और 5 भाषा परिवार हैं। ये किसमें बताया गया है? 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। नॉर्मली आपसे पूछे कि कितने भाषा परिवार हैं, आप 4 बताओगे जो हमने आपको समझाया है, किंतु पूछे कि रिपोर्ट 2001 की जनगणना के अनुसार बताइए, तो वो हमारे 5 बताने हैं। और उसमें कितनी मातृभाषाएं हैं? 234। कितनी वर्गीकृत भाषाएं हैं? 100। और कितनी लिपियां हैं? तो वो हैं 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है और इस अनुसूची में शामिल होने के लिए भाषा जो राज्य होते हैं वो क्यों प्रयासरत रहते हैं। तो इसको आगे समझेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि कितनी भाषाएं हैं। तो टोटल 22 भाषाएं हैं, जिनमें उर्दू, हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, बंगाली जिसको बांग्ला कहते हैं, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी और नेपाली, सिंधी हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद कीजिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप पहले तो उत्तरी भारत की याद कर लीजिए और फिर दक्षिणी भारत की याद कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला है राजस्थानी भाषा की कोई कहावतें लिखी। तो भाषा से संबंधित राजस्थान में कहावत चलती है कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी। हर 4 कोस में चलने पर पानी यानी पानी का स्वाद बदल जाता है और 8 कोस चलने पे वाणी यानी कि भाषा या बोली को चेंज कर दिया जाता है या बदल जाती है। अगला है थूक सो न चिपके। कोई भी चीज़ जो है उसको थूक लगा के नहीं चिपकाया जा सकता। नागा का लाल यानी कोई आदमी नागा का लाल मतलब क्या हुआ कि कोई आदमी अगर खराब व्यक्ति है तो उसका पुत्र क्या होगा? उसका लाल, यानी नागा का लाल वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसका लाल भी अच्छा नहीं होगा। रोती न रानी तो गले आ पड़ी, यानी कि अगर आपको किसी दुखी व्यक्ति का आपने सहायता की है तो वो आपके गले ही पड़ गए, यानी आपके ऊपर मुसीबत बन के खुद ही वो आपके ऊपर आ गया है। तो ये राजस्थान की प्रमुख कहावतें हैं, जिनमें आपको 2 कहावतें तो कम से कम याद ही रखनी है। आपसे पूछिए 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ उसमें क्या था? तो उसमें 3 भाषाओं को अनुसूचित भाषा में शामिल किया गया। आपकी 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी हैं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हिंदी जो मानक भाषा है उसका निर्माण करने में कौन कौन सी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं? तो संस्कृत तो लिए गए हैं, संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, उर्दू और अन्य सभी जैसे पंजाबी वगैरह, इनमें से भी कुछ कुछ शब्द लिए गए हैं। यानी कि सभी जो लैंग्वेज हैं दुनिया में उनमें से कुछ कुछ शब्दों को, हिंदी को मानक भाषा के रूप में दर्जा दिलाने के लिए उसमें शब्द शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की नीतियाँ कब कब लागू हुई हैं? तो पहली शिक्षा नीति 1938 में लागू हुई, 1968 में, दूसरी 1986 में, तीसरी 2020 में लागू हुई। त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? तो पहली जो लैंग्वेज आती है वो होती है मातृभाषा। हमारे राजस्थान में मातृभाषा हिंदी है, तो हमारे लिए मातृभाषा हिंदी यानी पहली भाषा हो चुकी है। दूसरी भाषा होती है अंग्रेजी, जो सब जगह सेम है, हमारे राजस्थान में भी सेम है। तीसरी भाषा को वैकल्पिक भाषा कहा जाता है और हमारे लिए तीसरी भाषा है संस्कृत। यानी कि राजस्थान में प्रथम भाषा हिंदी, दूसरी भाषा अंग्रेजी और तृतीय भाषा संस्कृत है और इसको मातृभाषा अंग्रेजी और वैकल्पिक भाषा कहा जाता है। 1971 की जब जनगणना हुई उस समय भारत में कुल 1632 भाषाएं थी। 1981 में जनगणना में असम राज्य में यह जो है जनगणना नहीं हुई और 1991 में जो जनगणना हुई वह जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी। तो ये भी आप याद रखें कि जम्मू कश्मीर 1991 की जनगणना में शामिल नहीं हुआ, असम 1981 की जनगणना में शामिल नहीं हुआ। 1971 की जनगणना जब हुई तो वहाँ उस समय 1632 आपकी क्या थी? लैंग्वेज थी। और जबकि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी आपकी भाषाएं थी? 234 मातृभाषाएं थी, 100 वर्गीकृत भाषाएं थी और 10 लिपियां थी। हमने बात कर ली हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछेगा कि बहुभाषिकता क्या है, इसका अर्थ बताइए, उसकी प्रकृति के बारे में बताइए।
बहुभाषिकता भारत की एक विशिष्ट स्थिति है। कैसे हैं समझते हैं। बहुभाषिकता का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति जहां बच्चे अपने परिवेश में एक से अधिक भाषाओं को बोल सके। जब बालक अपने परिवेश में रहकर एक से ज़्यादा भाषा बोलने में सक्षम हो तो उसका ये जो गुण का होता है वह बहुभाषिकता कहलाता है, जहाँ वह इसका एक संसाधन के रूप में प्रयोग करेगा कि अपने आप को सुग्राह्य ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए उसे ज़्यादा भाषाएं सीखनी पड़ रही हैं, किंतु जब वो भाषाएं सीख जाता है तो उसका वह उपयोग ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, शैक्षिक उपलब्धि के लिए या व्यावसायिक उपलब्धि के लिए कर सकता है। तो हमें आपको क्या करना है कि ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, कहाँ आपके हमारे टेलीग्राम पे, उसको आप अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुभाषिकता विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से वरदान या अभिशाप है उसको समझते हैं। तो बहुभाषिकता एक संसाधन है, यह एक रिसोर्स है, वरदान की तरह है, और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि शिक्षकों को बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ताकि वह बच्चों को भी बहुभाषिकता सिखा सके। लगभग प्रत्येक देश और समाज में यह सामान्य सत्य है। आज हमारे देश में बहुभाषिकता को संवैधानिक रूप से भी स्वीकार किया गया है कि अंग्रेजी के बाद हिंदी पढ़ा दी है, उसके अलावा संस्कृत या लोकल लैंग्वेज को जो है हर जगह दर्जा दिया जा रहा है। फिर भी यथार्थ के धरातल पे हम देखें तो हमारे विद्यालयों में वैसा माहौल आज भी देखने को नहीं मिलता है कि जहाँ बहुभाषिकता देखने को मिले। कहीं ना कहीं भाषा विषय से हमारा लगाव थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से हम दूसरी भाषाओं को सीखने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद भी कहीं ना कहीं हिंदी और अंग्रेजी का विरोध हम सब राज्यों में देखते हैं। जैसे हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के लोग हिंदी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। वो हिंदी को अपने एंटी लैंग्वेज समझते हैं कि अगर हिंदी उनके राज्य में चल गई तो उनकी मातृभाषा जो तमिल तेलुगु वगैरह है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उनका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। किंतु अभी ऐसा नहीं है, हमारे हिंदी भाषी राज्यों में भी कई भाषाएं आ गई, अंग्रेजी आ गई, फिर भी हिंदी का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार जो है भाषाएं दूसरी भाषाओं के आने से खत्म नहीं हो रही है, उन पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम होना, सम्मान होना कोई गलत बात नहीं होता है, बल्कि कई मायनों में ये लाभकारी भी होता है। आज भाषा विज्ञान वाले, राजनीति विज्ञान वाले, सिद्धांत शास्त्री, समाजशास्त्री, भाषा नीति का निर्माण करने वाले सभी ने बहुभाषिकता को एक संसाधन, एक एसेट के रूप में माना है, एक रिसोर्स के रूप में माना है। क्यों? क्योंकि इससे कोई भाषा चिंतन की प्रक्रिया में बाधक नहीं हो सकती। कोई भी भाषा हो दुनिया की जो सोचने के लिए, थिंकिंग में बाधा नहीं हो सकती, बल्कि वह उसके फ्लो के लिए ज़रूरी है। बालक को जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा वह उतने ही अच्छे तरीके से किसी भी बिंदु को एक्सप्लेन कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, समझ सकता है। सामाजिक दृष्टि से में बहुभाषिकता बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि यह बच्चे को ऑप्शंस प्रोवाइड करवाती है, अवसर उपलब्ध कराती है ताकि वह अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। कई बार संस्कृति, कल्चरल चीज़ों को समझाने में भी यह काम में आ जाती हैं। तो हमें याद रखना है कि समाज और सांस्कृतिक रूप से भी इसका महत्व है। बहुभाषिकता की स्थिति में भाषा विकास, सामाजिक वृद्धि करता है, राजनीतिक गतिशीलता बढ़ाता है और अल्पसंख्यक भाषाओं को संरक्षण दिलाता है। बहुभाषिकता जैसे कोई जो छोटे समूह द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, अगर उसका हम विद्यालय में इनमें आदि में प्रयोग करने लग गए तो उस भाषा का संरक्षण हो जाता है। अगला है बहुभाषिक वैचारिक, एक तरह की सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षक का कार्य करती हैं और विचारधारा समाज में कई भाषाएं एक साथ विद्यमान है, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि लोग क्यों संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में अपने राज्यों की भाषा जो है उसको शामिल करने में लगे रहे हैं, उसके क्या फायदे होते हैं। तो किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर एक तो सबसे पहली बात है कि वह एक लैंग्वेज बन गई कि उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है, उस राज्य का महत्व बढ़ा रही है। साथ ही वो राज कार्य की भाषा बन चुकी है कि कोई किसी भी राज्य में जो काम होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा और पाठ्यक्रम में भी वह जो भाषा है उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थानी भाषा, ये जो मारवाड़ी, मेवाड़ी वगैरह है, इनको हम अभी तक 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिला पाए हैं, किंतु यदि दिला पाते तो हमारे राजस्थान की भाषा का महत्व बढ़ जाता, हमारे राजस्थान को गर्व होता कि हमारे राजस्थान में राजस्थानी भाषा ही बोली जाती है और उसको हम लिखने में, पढ़ने में सब जगह काम में लेते, उसकी किताबें भी चलती। इसके अलावा भाषा के लिए सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता और जो स्थानीय रचनाकार हैं जो उस भाषा में लिखते हैं उनको भी जो है प्रोत्साहन मिलता। केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित परीक्षाएं जो होती हैं, यानी कि भारत में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इस भाषा को शामिल किया जाता और प्रादेशिक भाषा अनुवादक के रूप में नए नए पद बनते, यानी कि भाषा ट्रांसलेटर के रूप में भी जो हैं नई नई वैकेंसीज आती।
न्यायालयों में काम करने के लिए लोगों की जो हैं यहाँ लोग उसके लिए भी अवसर आते, उनके लिए भी आगे बढ़ते। साहित्य अकादमी को जो है साहित्य अकादमी में उस भाषा को महत्व मिल जाता, यानी कि रचनाएं करने से संबंधित जो अकादमी वहाँ भी उसका फ़ायदा मिलता। और भारतीय जो नोट हैं उसके अंदर भी जो है उस भाषा को महत्व मिलता है, यानी कि वहाँ भी उस भाषा का मेंशन किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होती है तो उसके लिए कई सारी चीज़ें जो हैं प्रॉफिट के रूप में देखने को मिलती हैं। अब अगला प्रश्न है कि मानक भाषा के प्रमुख लक्षण बताइए या उसकी विशेषताएं बताइए। तो जो मानक भाषा होती है वो सर्वमान्य शब्दों को ग्रहण करती है। जैसे हिंदी एक मानक भाषा है जहाँ अन्य भाषाओं से भी शब्द ग्रहण किए गए हैं। उसकी व्याकरण जो है समृद्ध होती है, यानी व्याकरण सम्मत होती है, उसमें व्याकरण इंक्लूड है अच्छे प्रकार से। वहाँ उच्चारण और लेखन में अशुद्धियाँ नहीं होती हैं और अपने क्षेत्र की सर्वमान्य हैं और समाज और राज्यों में भी अधिकृत भाषा होती हैं, यानी कि एक समाज और एक राज्य के अंदर उसको आधिकारिक रूप दिया गया है। मानक भाषा जो है उसके सरल बहुत ही उसके जो शब्द होते हैं बहुत ही सरल होते हैं और बहुप्रचलित होते हैं और आंचलिक और प्रांतीयता के प्रभाव से मुक्त होती है, यानी कि किसी अंचल विशेष का या किसी प्रांत विशेष का उस पर ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ये मानक भाषा की खास विशेषता होती हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं उनके बारे में बताइए। तो हम सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान को देख रहे हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो क्षेत्र है जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर नहीं आता है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गोडवाड़ क्षेत्र, जालोर वगैरह का, पाली वगैरह का जो क्षेत्र है वो आता है। तो इसमें आपको ये थोड़ा गलत दे रखा है, सीरीज में से आप इसे कट कर लीजिएगा। उदयपुर पश्चिमी राजस्थान में नहीं आता है, दक्षिणी राजस्थान में आता है। तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गोडवाड़ी, सिरोही, पाली, नागौर ये जो हैं आपके पश्चिमी राजस्थान में आते हैं और यहाँ मारवाड़ी, बीकानेरी आपके इसके अलावा शेखावाटी और सिरोही जो हैं ये भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी राजस्थान की। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में अलवर भरतपुर आते हैं जहाँ ब्रज भाषा बोली जाती हैं और मेवाती और अहिरवाटी भी बोली जाती हैं। मैं चूँकि आपके राजस्थान जीके को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाता हूँ तो इस वजह से मुझे अनुभव है कि आपका उदयपुर जो है पश्चिमी राजस्थान में नहीं आएगा और यहाँ ब्रज भाषा भी आपको शामिल करना है कि अलवर भरतपुर वगैरह में ब्रज भाषा भी बोली जाती हैं। मध्य पूर्वी राजस्थान जो है जयपुर, कोटा, बूंदी जो आता है इसमें आपके ढूंढाड़ी, किशनगढ़ी, अजमेरी बोली जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो मालवा के आसपास है वहाँ मालवी बोली जाती हैं। अगला जो है दक्षिणी राजस्थान वहाँ निमाड़ी के अलावा मेवाड़ी और वागड़ी बोली जाती हैं। तो वागड़ी, निमाड़ी और मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख भाषा हैं और यहाँ निमाड़ के आसपास का क्षेत्र है इसमें आपके वागड़ प्रदेश, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, उदयपुर आएगा, राजसमंद आएगा, ये सभी दक्षिण राजस्थान में क्षेत्र आते हैं। तो हमने आपको समझा दिया है, आप इनको अमल करके इनके ऊपर विचार करना। अगला प्रश्न है कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। किसे हम भाषा कहें, किसे बोली कहें। तो भाषा और बोली में बोलने से तो अंतर नहीं है, किंतु भाषा और बोली में क्षेत्र विशेष का महत्वपूर्ण अंतर है कि जो भाषा होती है वो एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं जबकि बोलियां एक सीमित क्षेत्र विशेष या क्षेत्रीय भाषा के रूप में हो सकती हैं। यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनको हम बोली कह सकते हैं और जो बड़े प्रादेशिक भाषा होती है जो किसी प्रदेश विशेष में बोली जा रही है, राज्य विशेष में बोली जा रही है, वह आपकी भाषा का रूप होती हैं। तो ऐसी बोली जिनको एक बड़े क्षेत्र, बड़े स्केल में बोला जाता है वो हमारी भाषा कहलाती है और ऐसी भाषा जो एक सीमित क्षेत्र में बोली गई वह हमारी बोली कहलाती हैं। भाषा के अंतर्गत कई सारी बोलियां शामिल होती हैं, यानी कि एक भाषा के अंदर कई सारी छोटी मोटी बोलियां शामिल की जा सकती हैं पर भाषा को हम बोली के अंदर शामिल नहीं कर सकते। बोली जो है वह भाषा से ही निकली हुई एक चीज़ है, यानी कि भाषा एक वृद्ध है और आपके सूक्ष्म रूप होता है बोली। बोली का प्रयोग साधारण बोलचाल की भाषा में और लोक साहित्य को बनाने के लिए कर सकते हैं जबकि भाषा साहित्य शिक्षा देने के लिए जरूरी होती है। जन साधारण की जो बोली होती है वह भाषा हमारी बोली कहलाती है। जब उसको व्याकरण का रूप ढाल के उसको साहित्य का रूप दे दिया जाए तो वो भाषा कहलाती है। तो हम सीख चुके हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारे प्रश्न तो समाप्ति हो चुके हैं। तो ये हमारे यूनिट थी जिसमें हमने बहुभाषिकता और भाषा के बारे में जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम पे इसकी PDF अवेलेबल है तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं।